Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 125,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484. नमस्कार दोस्तों, चैनल 24 प्लस न्यूज के मैडी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट रीना शर्मा। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि कोई बोलता है कि आयुर्वेदिक बढ़िया है, कोई बोलता है एलोपैथी बढ़िया है और कोई बोलता है होम्योपैथी बढ़िया है। तो आज हमारे सामने उपस्थित है डॉक्टर रावत चौधरी सर, जो हमें बताएंगे कि जो होम्योपैथी है वो क्या है, कैसे वर्क करती है, कैसे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, कैसे हमारी बीमारियों का इलाज करती है। तो आज इन सब चीजों के बारे में हम समझेंगे डॉक्टर रावत चौधरी साहब से। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। तो सर, आपके बारे में पहले हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है और मैं बेसिकली जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। मेरी क्लिनिक का नाम यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर है और शास्त्री नगर में एमडीएम हॉस्पिटल के पास में पूरा मेडिकल मार्केट है, वहां पर हमारा क्लिनिक है और मैं वहां पे फ्रैंक होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूं। और मेरी एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो मेरे फादर साहब आर्मी से रहे हैं, तो मेरा स्कूलिंग है वो केवी के अंदर हुआ है और ज्यादातर टाइम उनके साथ दिल्ली के अंदर हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ लाचू कॉलेज से मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी भी किया, इसलिए मुझे बीइंग ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एलोपैथिक चिकित्सा के बारे में भी काफी कुछ मुझे सीखने को और कुछ डेप्थ में उस चीज को भी मुझे नॉलेज मिला। फिर उसके बाद के अंदर काफी समय तक मैं एलोपैथिक चिकित्सा प्रणाली से जुड़ा भी रहा और फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उससे भी मेरा कनेक्शन रहा, इसलिए मैंने एलोपैथिक चिकित्सा जो है और जो मेडिसिन है और पैथोलॉजी और उसका जो ट्रीटमेंट है उसको भी काफी नजदीक से मुझे देखने को और समझने का मौका मिला। और जब मेरे फादर साहब आर्मी में थे तो हमें जगह जगह ट्रांसफर्स होते थे, तो एक बार उनका पोस्टिंग है यूपी में, कानपुर में थी जी। और यूपी के अंदर जो होती है होम्योपैथिक चिकित्सा बहुत ज्यादा यूज होती है, वहां पर होम्योपैथी बहुत ज्यादा है, मतलब बेसिक जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं कि वहां पर अगर कोई बच्चा बीमार हुआ है कुछ हुआ तो सबसे पहले उसको होम्योपैथिक डॉक्टर साहब को दिखाएंगे जी, क्योंकि बच्चा आराम से जाएगा, मीठी मोटी उसको गोलियां दी जाएगी और वो गोलियों को आराम से ले लेगा बिना रोए। जी जी। तो बचपन में हम लोग होम्योपैथिक दवाइयां खाते थे जी। फिर यहाँ पे ऐसे ही एक बार काम पड़ा कुछ डिजीज के अंदर, तो हमने देखा कि उसका बहुत अच्छा मुझे कहीं ट्रीटमेंट जो था हमारे परिवार में काम पड़ा कि बहुत अच्छा ट्रीटमेंट रूटीन की चिकित्सा प्रणाली से फायदा नहीं हुआ। फिर मुझे किसी ने सलाह दिया कि इस बीमारी के लिए होम्योपैथिक जो चिकित्सा है आप वो क्यों नहीं लेते। तो हमने होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर साहब से सर्च किया, उनसे मिले और जो एक असाध्य सी बीमारी थी उसके अंदर मतलब इट वाज सरप्राइजिंगली कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तो वापस जो बचपन में मैंने जो होम्योपैथिक मेडिसिन ली थी उसका लगभग उसका इफेक्ट आपके जीवन में इतना अच्छा आया कि आप इसकी तरफ में आगे करियर बनाया आपने। यस, तो देन आई डिसाइडेड एंड अगेन जो होता है फिर मैंने अपना बीएचएमएस किया, जो हमारी बेसिक ग्रेजुएशन होती है, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। उसके बाद अपनी स्टडीज को आगे रखते हुए मैंने पीजीडी होम्योपैथी लंदन से ये कोर्स किया और एज ऑन टुडे मैं अभी शास्त्री नगर में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। फिर जब मैं आया तो मैंने देखा कि पर्टिकुलरली राजस्थान के अंदर है कि होम्योपैथी में लोगों का इतना अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इस चिकित्सा के बारे में इतना नॉलेज नहीं है कि कहाँ कहाँ होम्योपैथिक मेडिसिन इफेक्टिव हो सकती है, फायदेमंद हो सकती है। बहुत सी ऐसी बीमारियां होती है जहाँ ये आपको सर्जरी से बचा सकती है एंड एट द सेम टाइम बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जहां अपने को लगता है ये ठीक नहीं होगी, असाध्य मान लिया जाए, तो वहां पर भी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरह से फायदेमंद साबित हो सकती है। तो वो अवेयरनेस फैलाने के लिए हमने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जो हमारा यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर नाम से यूट्यूब चैनल है और एज ऑन टुडे उस पर ऑलमोस्ट 34 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में सर के यूट्यूब पे भी सब्सक्राइबर्स हैं। यू शुड वॉच दैट चैनल आल्सो।
और इंस्टाग्राम पर भी हमारा हमने बाद में पेज बनाया काफी बाद के अंदर, वो भी यश होम्योपैथिक सेंटर डॉक्टर चौधरी रावत चौधरी नाम से है। जी सर। जी सर, एक वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि होम्योपैथी के ऊपर जिस तरह से वीगन और नॉन वीगन लोग अपनाने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, उसी तरह से होम्योपैथी के ऊपर कर रहे हैं। तो सर, ये होम्योपैथी, ये वर्ड कहाँ से आया और ये कहाँ से मतलब इसका ओरिजिनेटेड हुआ है सर? जी, देखिए आज अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो आप कह सकते हैं कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अगर चिकित्सा प्रणाली है एलोपैथी के बाद में, नो डाउट, तो वो होम्योपैथी है। ओके। जी, आज विश्व में दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा प्रणाली है वो होम्योपैथी है। और इसके ओरिजिन की बात करें तो ये जर्मनी से हुआ। ओके। जी। हम तो सर इतना ही जानते हैं कि सिकंदर आया था वहां से, ग्रीक से, तो ये भी वहीं से आया है। नहीं, ये जर्मनी से इसका ओरिजिन है। ओके। और जो होम्योपैथी के जनक रहे हैं उनका नाम डॉक्टर हैनीमन है। ओके। और डॉक्टर हैनीमन साहब का जो बर्थ है वो 10 अप्रैल 1755 को हुआ। तो आज भी WHO ने जो है कि हर साल 10 अप्रैल को वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड होम्योपैथिक डे सेलिब्रेट किया जाता है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर लोगों के अंदर होम्योपैथिक जो मेडिसिन है इसके बारे में अवेयरनेस फैल सके और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस चिकित्सा प्रणाली के बारे में जानकारी मिल सके। और आपको सुन के शायद थोड़ा मतलब अचंभा हो कि जो डॉक्टर हैनीमन जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो होम्योपैथिक चिकित्सा के जनक हैं, ही हिमसेल्फ वाज एन MD। वो एक MD डॉक्टर थे एलोपैथिक चिकित्सा में। उस टाइम में हम बात कर रहे हैं 1755 की, उस टाइम वो अपना पोस्ट ग्रेजुएट थे। और उनका थोड़ा सा आप समझ सकते हो कि जो लोग कुछ आविष्कार करते हैं या दुनिया में कुछ नया करते हैं तो नेचुरली कुछ जीनियस होते हैं, इनके कुछ सोचने का समझने का तरीका बहुत अलग होता है। जी सर। तो डॉक्टर हैनीमन साहब हैं, ही यूज्ड टू प्रैक्टिस, अपना प्रैक्टिस करते थे और वो अपने बच्चों को भी दवाइयां देते थे और रूटीन में अपनी OPD के अंदर बाकी पेशेंट्स को भी देखते थे। तो अक्सर वो देखते थे कि कोई एक मैं मेडिसिन दे रहा हूं तो वो डिजीज तो ठीक हो गई, लेकिन पता चला कि उसके कारण साइड इफेक्ट एज ए साइड इफेक्ट एक दूसरी नई बीमारी पेशेंट को पैदा हुई। जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि किसी को कमर दर्द, घुटने दर्द के लिए मेडिसिन दिया, कोई पेन किलर दिया, तो पेन किलर देने से जो है कि उसके इफेक्ट से वो दर्द तो चला गया, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम आया कि सर मुझे एसिडिटी हो रही। ओके। तो ये चीजें वो धीरे धीरे ऑब्जर्व करने लगे। अभी तो रूटीन के अंदर नो डाउट हमारी चिकित्सा प्रणालियां, एलोपैथी चिकित्सा ने बहुत तो सर जो साइंटिस्ट थे, वो जो MD थे, खुद एक एलोपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने होम्योपैथी की वो किया ओरिजिनेशन, उन्होंने ही उसकी स्थापना करी है। तो सर एक बात बताइए, जो एलोपैथी के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो या तो ह्यूमन बींग्स पे या जो अपने एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर होते हैं। तो सर इसके बारे में मैंने सुना है कि होम्योपैथी के एक्सपेरिमेंट्स है जो इनके ऊपर नहीं होते, ये जो डॉग्स वगैरह, रैट्स वगैरह, इन पे नहीं होते, ये ह्यूमन को इटसेल्फ एज ए एक्सपेरिमेंट यूज करती है। ये बात कितना सही है सर? जी, यही सही है। और इसका जो ओरिजिन है वो ऐसे ही हुआ कि जो डॉक्टर हैनीमन जिनकी हम बात कर रहे थे, तो लगभग उन्होंने 3 साल अपनी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस के बाद उनको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि मैं एक बीमारी ठीक कर रहा हूँ और एज ए साइड इफेक्ट जो होता है कि पेशेंट को एक नई बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। बट नेचुरली हर आदमी को अपना जीविका चलाना होता है, घर चलाना होता है। तो ही वाज ए जीनियस और उनको लगभग 14 to 15 लैंग्वेज वो जानते थे। तो उन्होंने बुक्स का ट्रांसलेशन का जो काम होता है वो शुरू कर दिया कि एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में बुक्स को ट्रांसलेट करना शुरू किया। फिर एक दिन वो पढ़ रहे थे ट्रांसलेशन के समय कि एक सिंकोना नाम का, जो सिंकोना बार्क होती है जिससे हमारी क्विनिन मेडिसिन वगैरह मलेरिया की बनती है, जिसको हम चाइना ऑफिनेसिलिस भी हमारे होम्योपैथी में कहते हैं, मलेरिया वाली जो दवाई आप कुनैन की गोली हम बात करें, तो उसके बारे में वो पढ़ रहे थे कि जो ट्री होता है उसकी जो बार्क है वो बहुत कड़वी होती है और वो बहुत कड़वी होती है इसलिए जो होता है कि वो मलेरिया को ठीक करने में काम आता है। वो उस टाइम उन्होंने जो बुक पढ़ रहे थे उसमें उनको पढ़ने को मिला और वो लाइन जो उन्होंने पढ़ी तो समवेयर वो काफी कुछ उनको सोचने को मजबूर किया कि सिर्फ कोई दवाई कड़वी है कोई, इसलिए मलेरिया कैसे ठीक होगा। सही है। तो एज ए एक्सपेरिमेंट उन्होंने जो है कि उसको खुद खाया, उसको क्रूड फॉर्म में उसको खुद ने खाया और जब उन्होंने खाया तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर के अंदर वही लक्षण पैदा होने लगे, वही फीवर, वही शिवरिंग, सारा उस तरह से जैसे कि मलेरिया के अंदर सिम्टम्स आते हैं। तो उनके दिमाग में एक नया विचार आया कि मैं जब इसको क्रूड फॉर्म में कोई चीज ले रहा हूं, मैं हेल्दी हूं और जब मैं उस चीज को खा रहा हूं तो मेरी बॉडी के अंदर उस बीमारी के सिम्टम्स आ रहे, वो सारे लक्षण आ रहे
जिसका नाम कह रखा है कि ये सारे सिम्टम्स होंगे तो इस बीमारी का नाम मलेरिया है। है। उन्होंने सिम्टम्स को नोट किया ओके। और बोले कि इस सिम्टम्स का जो नाम है वो मलेरिया दिया हुआ है, और फिर अगर वही पोटेंटाइज्ड या उसी को ड्रग फॉर्म में मैं लेता हूं तो मेरे सिम्टम्स चले जाते हैं और मैं ठीक हो जाता हूं। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में आया, उसके बाद में उन्होंने इसको बहुत सारी दूसरी जो उस टाइम मेडिसिन थी वो सारे एक्सपेरिमेंट भी खुद पे किए, और उसके बाद दूसरे जो बहुत से हेल्दी लोग थे उन पर भी बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट किए, और यहीं से होम्योपैथिक जो चिकित्सा है इसकी नींव पड़ी। एक नया कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं कि सिमिलिया सिमिलिस क्योरेंटर लाइक योर्स लाइक। ओके, होमो जी, होमो जी, कि सेम जो एक हेल्दी आदमी के अंदर जो हम प्रूविंग की बात कर रहे हैं कि कोई भी अगर आप किसी भी ड्रग को दे रहे हैं, अगर किसी हेल्दी को वो लिया जाए रेगुलर तो उसके अंदर वो सिम्टम्स या लक्षण पैदा होने लगेंगे। वही जो है अगर उसी सिम्टम्स का कोई पेशेंट आ रहा है तो उसको दी जाए तो ठीक हो जाएगा। बहुत कितना दिमाग लगाया उस जमाने में उन डॉक्टर साहब ने, और खुद के अंदर ही वो सिम्टम्स डेवलप किए और उसको फिर उस डिजीज का नाम देके और फिर उसका क्योर किया। मतलब बहुत अच्छा उन्होंने एक सिंपल से तरीके से और एक ऐसी मेडिसिन डेवलप कर दी जो बहुत ही छोटी सी और बहुत ही आराम से लेने वाली मेडिसिन, और बिल्कुल आराम से पेशेंट ठीक हो रहा है। सर एक है ना बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी चलता है कि जो आयुर्वेद है उसमें भी जड़ी बूटियां, हर्ब्स, अभी आपने बोला, तो उसमें भी एक बार्क जो थी वो एक हर्ब है, तो जिस तरह से उसमें भी एक हम हर्ब्स यूज कर रहे हैं और आयुर्वेदा में भी हम जड़ी बूटियां हर्ब्स यूज कर रहे हैं। आयुर्वेदा भी 5000 साल पुराना है, हमारे इंडिया का ही है। तो किस तरह से सर ये आयुर्वेदा और ये जो होम्योपैथी है ये आपस में अलग अलग है? जी, आयुर्वेद और होम्योपैथी को अगर हम देखें तो समवेयर बहुत कुछ इसमें सिमिलरिटीज भी है जी, बिकॉज आयुर्वेद का भी आप थोड़ा कह सकते हो आयुर्वेद का जो रिफाइंड वर्जन है दैट इज होम्योपैथी। आयुर्वेद के अंदर मान लीजिए कि जो भी हमारे मेडिसिन के सोर्सेज हैं वो जड़ी बूटियां और इनसे हमारे मेडिसिन बनते हैं। इसी तरह से होम्योपैथी की जो भी मेडिसिन बनती है वो भी सारा कोई केमिकल से नहीं बनती, नेचुरल जितने भी रिसोर्सेज है उनसे मेडिसिन बनती है। जैसे हमारी मेडिसिन आती है नेट्रम म्यूर, वो बनती है नमक से, जो हम घर में जो टेबल सॉल्ट जो हम यूज कर रहे हैं उससे हमारी मेडिसिन बनती है, उसका नाम है नेट्रम म्यूर। गोल्ड हम सब यूज करते हैं, तो सोने से हमारी मेडिसिन बनती है, उसका नाम है ओरमेट। उसी तरह से चांदी से मेडिसिन बनती है, मिट्टी से मेडिसिन बनती है साइलिसिया हमारी। और जो पेड़ पौधों की वनस्पति की बात करें तो आयुर्वेद में जैसे अश्वगंधा है तो उसी को अश्वगंधा को हमारे होम्योपैथी विदानिया सोमनीफेरा नाम से मेडिसिन आती है। तुलसी से मेडिसिन बनती है, नीम से मेडिसिन बनती है, पीपल से मेडिसिन बनती है फिकस नाम से। तो जो सोर्सेज हैं वो सारे वही नेचुरल है और वही पेड़ पौधे जड़ी बूटी से बनता है। लेकिन आयुर्वेद से भी रिफाइंड वर्जन में मतलब एक होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट रहा। होम्योपैथी का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारी बॉडी के अंदर एक वाइटल फोर्स है। अब वाइटल फोर्स समझ सकते हैं कि ऐसा एक सुपर नेचुरल पावर है, या अगर आज की भाषा में या रूटीन में हम आम आदमी समझे तो कहेंगे हमारे शरीर के अंदर एक आत्मा या इम्यून सिस्टम है आपके, जो हमारी बॉडी को हर तरह की बीमारियों से बचाता है, हमारी बॉडी को एक प्रोटेक्शन देता है हर बीमारी से बचने के लिए। उसको हनुमान साहब ने उस टाइम वाइटल फोर्स कह दिया। आजकल हम और रूटीन में समझने के लिए उसको इम्यूनिटी वर्ड आप समझ सकते हैं। तो वो जब आपका वाइटल फोर्स वीक होता है तो आपके चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग्स जहां हम रहते हैं, या बैक्टीरियाज भी हैं, वायरस भी हैं, और भी कई तरह के पैथोजेंस है जिनसे हमारा हर टाइम एक्सपोजर है। लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम या वो वाइटल फोर्स उनसे फाइट करता है और उनको दूर कर देता है और हमें बीमार होने से बचाता है। लेकिन अगर किसी आदमी का वो वाइटल फोर्स अगर वीक हो जाए तो फिर कहीं से जैसे ही उनकी बॉडी के अंदर कोई भी इंफेक्शन है या ऑलरेडी अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस लोड है तो वो आपके इम्यून सिस्टम पे हावी हो जाएगा और आप बीमार हो जाएंगे। तो ये माना गया कि जो वाइटल फोर्स है वो तो सूक्ष्म है जी। तो इसलिए होम्योपैथी में कॉन्सेप्ट ये आया कि जो मेडिसिन है वो मतलब मिनिमम मेडिसिन दी जाती है। आप देखें कि हमारे यहाँ एक ड्रॉप दी जाती है सिंपल सी, तो इसलिए जो होता है कि बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर ये होम्योपैथी कॉन्सेप्ट रहा कि मिनिमम जो है मेडिसिन दी जाएगी, जिससे कि उसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी आपको देखने को नहीं मिलता है। सर ये बेसिकली तो हर्ब्स ही यूज होती है इसके अंदर सर, लेकिन मैंने पढ़ा था कि इन मेडिसिन के अंदर अल्कोहल का परसेंटेज रहता है सारी मेडिसिन के अंदर। तो सर जब हम अल्कोहल एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं तो हिपैटोमेगाली वगैरह जो लीवर पे सूजन की कंप्लेंट करते हैं, तो सर इन मेडिसिन को लेने के बाद में क्या वो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी, बिकॉज अल्कोहल वैसा अल्कोहल नहीं जो हम लोग पार्टीज में यूज करते हैं, वो अल्कोहल नहीं। एंड बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि कोई डायबिटिक पेशेंट्स है तो उनके लिए हम लोग जो है मिठाई देते हैं जो कि
शुगर का टेस्ट दे रही है बट दैट इज शुगर फ्री, तो इट इज नॉट दैट अल्कोहल जो पार्टी वगैरह में सारा यूज होता है। सेकेंडली अल्कोहल इज यूज्ड एज ए बेस। ओके। जो मेडिसिन है आप देखें, इवन किसी भी चिकित्सा प्रणाली में देखें कि जो मेडिसिन होती है उसमें अल्कोहल बेस होता है, जी। क्योंकि अल्कोहल बेस एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। तो वो एज ए जस्ट एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है, वो इसलिए उसका उस तरह से कोई साइड इफेक्ट नहीं। हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने कि वो अल्कोहल का जो परसेंटेज है और ये अल्कोहल का परसेंटेज है वो टोटली डिफरेंट है, और ये एज अ बेस यूज हो रहा है, तो ये इतना ज्यादा हमारी बॉडी में हार्मफुल नहीं होता है। सर एक बात पूछनी थी कि ये जो इतनी छोटी सी गोली होती है, या आपने अभी बताया एक ड्रॉप हम देते हैं कि दिन में 3 बार एक एक बूंद लेनी है, तो सर ये जब हम ले रहे हैं तो ये किस तरह से हमारी जो टंग के ऊपर जाते ही इफेक्ट करती है, या किस तरीके से इसका ये इफेक्ट करती है? देखिए, ये मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो गई। सपोज जैसे हम सब लोग जानते हैं कि एलोपैथिक चिकित्सा मेडिसिन हर घर में यूज होती है, कि आप वहां देखते हैं कि टेबलेट्स भी दी जाती है, कैप्सूल भी दिए जाते हैं, और कई बार आपको लोकल भी कुछ लगाने के लिए क्रीम वगैरह दी जाती है, कई बार आपको इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। तो हर मेडिसिन का एक मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती है, इसकी हमने बात की कि आपके जाके वाइटल फोर्स पे इंटरनली वर्क करती है। ओके। और उसके लिए जो होता है कि आप जो भी मेडिसिन लेते हैं, वो हमारी मेडिसिन जो होती है सारी ओरल रूट से दी जाती है, कि आपको जैसे लिक्विड फॉर्म में बहुत सी मेडिसिन होती है जिसको हम पोटेंसी कहते हैं, तो डायरेक्टली उसकी 1 से 2 बूंद जो होती है वो सफिशिएंट है। जी, दैट इज सफिशिएंट। तो वो सर क्या नर्व्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तब वो पूरी बॉडी में जाके इफेक्ट करती है, किस तरीके से? वो बिल्कुल उसी तरह से कि एब्जॉर्प्शन, जैसे आप साइक्लिंग, यस, वो वहां से हमारा जो ब्लड होता है वहां से एब्जॉर्ब होके मेन सर्कुलेशन में जाके और उस मेडिसिन का वो इफेक्ट आने लगता है। तो सर इन मेडिसिन के भी कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? क्योंकि हम लोग मोस्टली सुनते हैं कि एलोपैथी की कोई भी मेडिसिन अगर आप लॉन्ग टर्म में लेते हैं, क्रोनिक डिजीज में लेते हैं, तो वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट करती है, तो ये मेडिसिन भी कुछ साइड इफेक्ट करती है सर? नहीं, होम्योपैथिक मेडिसिन अगर आप प्रॉपरली ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर के गाइडेंस, वो चाहे कोई भी चिकित्सा पद्धति हमेशा कहती है कि ट्रीटमेंट हमेशा आप अपने डॉक्टर गाइडेंस में लेते हैं, तो उसका कोई भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। और होम्योपैथी के लिए तो माना जाता है कि सेफ है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। और आप देखें कि मेडिसिन जो होता है इतनी मिनिमम क्वांटिटी में दी जाती है कि वो ड्रॉप्स जो होता है, ड्रॉप या आपको जो मीठी गोली होती है 2-4 जो आपको दी जाती है, कि आपके पेट तक जाती नहीं है, वो यहीं से एब्जॉर्ब हो जाती है। और रूटीन में आप देखेंगे, आप किसी भी दूसरी चिकित्सा पद्धति में आप जाएं तो ज्यादातर आपको जब भी मेडिसिन दी जाती है तो साथ में एक भूखे पेट का कैप्सूल दे दिया जाता है, क्योंकि उसको एटलीस्ट गैस्ट्राइटिस तो करना ही है। तो यहाँ इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट वगैरह नहीं मिलता। हाँ, एक चीज जरूर है जो ध्यान देने लायक, जो मैंने अभी पहले भी बोला, ट्रीटमेंट आपका प्रॉपर आपके डॉक्टर के गाइडेंस में हो। बिकॉज कई बार कुछ समय आपको कुछ मेडिसिन के साथ एग्रावेशन देखने को मिलता है, जो एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं। एंड एग्रावेशन क्या होता है, पर्टिकुलरली कई बार कुछ स्किन डिजीजेस के अंदर काफी कॉमनली होता है, जहां ऑलरेडी मान लीजिए कोई पेशेंट बहुत लंबे समय से कोई ट्रीटमेंट ले रहा है, कुछ मेडिसिन वो ले रहे हैं, तो कई बार आप कई तरह की ट्यूब सप्लाई करते हैं, कई बार आपको स्टेरॉइड्स वगैरह स्वेलो वाली लेते हैं जी। जैसे फंगल हो गया है, एक्जिमा हो गया है, सोराइसिस में कुछ कॉमन एग्जांपल जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए दे रहा हूं। तो ऐसे पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, जैसे हम उसको मेडिसिन देते हैं, तो आपको जो बीमारी, होम्योपैथी बीमारी को दबाती नहीं है, उसको जड़ से खत्म करने का जो नाम है दैट इज होम्योपैथी। तो कई बार आपको जो होता है कि वो बीमारी जो है, ऐसा लग सकता है कि मेरी बीमारी कुछ बड़ी है क्या, उसको हम एग्रावेशन कहते हैं, कि वो मास्किंग हटती है और डिजीज आपको ओरिजिनल फॉर्म में देखने को मिल सकती है। तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं होती। आपके जो डॉक्टर है ही नो कि उन्होंने क्या डोज दी और कैसे इसको मैनेज करेंगे, बस उनके गाइडेंस में। जी सर। सर एक ये बच्चों के अंदर भी डोजेस का क्या थोड़ा सा वो रहता है, वेरिएशन रहता है कि सेम मेडिसिन जो बड़ों में हम लोग दे रहे हैं वही बच्चों में उसकी कम फॉर्म में हम देते हैं? बच्चों में डिफरेंट रहता है कि बड़ों में सेम ही रहता है दोनों में? मेडिसिन और बेसिकली सॉल्ट तो वही रहता है, जैसे मान लीजिए कि, लेकिन उसकी डोज नेचुरली थोड़ा कम हो जाएगी। सपोज हमारी मेडिसिन है कैलकेरिया फोर्स, जो एक तरह से कैल्शियम हमारे होम्योपैथी में हम कहते हैं, जैसे कैल्शियम होता है तो होम्योपैथी में कैलकेरिया फोर्स होता है। और बच्चों में तो ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है, जो टीथिंग ट्रबल नाम से भी मेडिसिन आती है, कि वो बच्चे जिनको की दांत लेट निकल रहे हैं, या दांत निकलते समय बच्चों में जो कई तरह के दूसरे कई बार चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, बच्चा चिड़चिड़ा होता है, गुस्सा होता है, कई बार डायरिया देखने को मिलता है, बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी देखने को मिलती है, तो उसके लिए कैलकेरिया फोर्स बहुत कॉमनली यूज मेडिसिन है ये। तो वही अगर बड़ों में दे रहे हैं तो मान लीजिए उसके हमने 4 टेबलेट दे दी, बच्चे को दे रहे हैं तो उसके हम 2 टेबलेट दे देंगे, तो वो डोज उस तरह से थोड़ा सा एडजस्ट की जाती है। जी सर। जी सर, एक और सवाल था कि मेडिसिन लेते हुए मुझे इतना टाइम हो गया है और मेरी बीमारी बढ़ गई है,
ऐसी कंप्लेंट करते हैं कुछ पेशेंट्स, जी, तो सर जी। ये बढ़ने वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे निकल के आता है? जी। देखिए, बढ़ने का नहीं होता है, जैसा मैं भी एग्जांपल आपको दे क्योंकि रहा सर ना ये सब लोग क्या चाहते हैं, इंस्टेंट रिलीफ चाहते हैं। एलोपैथी वाले तो एक बस मेरे दर्द हो रहा है तो उसका कॉज वगैरह हम लोग बाद में सोचेंगे, ब्लड टेस्ट वगैरह बाद में जी, कराएंगे, जी, जी। पहले हम सोचेंगे उस पेन को कैसे हमें रिलीफ आ जाए। तो सर इसके अंदर भी कई बार ऐसे सुनने को मिलता है कि भाई मेरे को डॉक्टर साहब इंस्टेंट आराम दिला दो। जी, तो सर जी। ये इंस्टेंट आराम और बीमारी वापस से मेरी थोड़ी बढ़ गई है, जी। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको कैसे जी। सर अपन सही कर सकते हैं? देखिए, जैसा अभी मैं बात कर रहा था एग्रावेशन वाला, हाँ। पर्टिकुलरली जो स्किन डिजीज के केसेज आते हैं उसके जी। अंदर मेरा एक्सपीरियंस भी रहा कि ऑलरेडी पेशेंट्स क्या होता है, कई तरह के दे आर ऑन स्टेरॉइड्स, इम्यूनोसप्रेसेंट्स, वो खा रहे होते हैं और लोकल जो होता है क्रीम्स वगैरह काफी यूज कर रहे होते हैं। तो जैसे ही हमारे पास आते हैं मैम उनको बंद करवाते हैं जी। कि आप इन सारी चीजों को बंद करें, बिकॉज बीमारी ऊपर नहीं है, बीमारी तो अंदर है। आपका जो वाइटल फोर्स है या आप कहें कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो गया, तो Okay. हमें उस बीमारी को ठीक करने के लिए अंदर से जो वाइटल फोर्स या जो हमारा इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसको हमें मजबूत बनाना है। जी। तो उसको मजबूत बनाने के लिए जो ऊपर से जितनी भी सुपरफिशियल जो भी आप चीजें यूज कर रहे हैं, तो उन सबको बंद करवाते हैं। तो जैसे ही आप उसको बंद करवाते हो तो नेचुरली एक बार वो आपको उसका जो होता है कि दिखता है कि अरे मेरी बीमारी बढ़ गई है क्या। तो ये कुछ एक cases मिनट में- सर, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन सर क्या आयुर्वेदिक ये होम्योपैथी मेडिसिन और जो एलोपैथी पे जो क्रोनिक डिजीज वाला पेशेंट मेडिसिन ले रहा है वो दोनों साथ में ले सकता है? क्योंकि अभी आपने जस्ट बोला कि उसको हम बंद करवाते हैं, तो ये दोनों फिर साथ में नहीं ले सकता? ले सकते हैं, जी। ले सकते हैं। देखिए, सपोज एक पेशेंट आए हमारे पास में और मैं एक एग्जांपल दूं, सपोज एक पेशेंट आए मेरे पास और बोले कि मुझे माइग्रेन का ट्रीटमेंट लेना है। ठीक है। और माइग्रेन बहुत कॉमन कंडीशन आप जानते हैं और इसके लिए भी कई बार कई वर्षों तक लोग बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलता है। ट्रीटमेंट्स वगैरह टेबलेट्स लेते रहते हैं और बहुत अच्छा रूटीन में लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिलता, वही होम्योपैथी में माइग्रेन ठीक हो जाता है। जी। तो माइग्रेन के लिए वो हमारे पास आई, बट ऑलरेडी फॉर एग्जांपल वो हो सकता है कोई डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हो, थायराइड का ले रहे हो, हाई ब्लड प्रेशर की अपनी कोई मेडिसिन ले रही हो, क्योंकि इन चीजों के लिए ज्यादातर लाइफ टाइम एक प्रोसेस हो जाता है जी, कि आपको ये लेनी लेनी है। तो हम उनकी वो मेडिसिन बंद नहीं करवाएंगे। आप अगर पहले से आप कोई भी चिकित्सा पद्धति ले रहे हैं, एलोपैथी और आयुर्वेद कुछ भी ले रहे हैं, तो आप उसके साथ में अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन भी स्टार्ट कर सकते हैं। वो चाहे आप सेम डिजीज के लिए कुछ सपोर्टिव मेडिसिन लेना चाह रहे हैं तो भी ले सकते हैं, और अलग से आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सपोज में डायबिटीज का मेरा है बट मुझे माइग्रेन के लिए मेरे ट्रीटमेंट के लिए आया, तो आप उसके लिए अपना ट्रीटमेंट साथ में शुरू कर सकते हैं। बस थोड़ा गैप रखना होता है कि आपकी उन मेडिसिन और इन मेडिसिन में थोड़ा गैप रख के आपको दोनों मेडिसिन लेनी होती है, जो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। सर एक बात सुनिए कि जो होम्योपैथी मेडिसिन लेते हैं पेशेंट्स, तो उसमें परहेज बहुत रखना पड़ता है। खट्टा मत खाओ, तीखा मत खाओ, तेल मत खाओ, दही मत खाओ। तो सर वो किस तरीके से, क्या प्रिकॉशंस और क्या खाने में परहेज है सर उसका? देखिए, इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि होम्योपैथिक मेडिसिन ली कैसे जाती है। होम्योपैथिक मेडिसिन सारी आपको मुंह से आपको जो है ओरली लेनी होती है। कुछ मेडिसिन है जो डायरेक्टली आपके टंग पे आपके डॉक्टर साहब देते हैं, कुछ जो मीठी गोलियां उसमें देते हैं, कुछ टेबलेट फॉर्म में आती है जिसको हम बायोकेमिक्स कहते हैं, और कुछ मदर टिंचर फॉर्म आते हैं जो लिक्विड में आपको पानी में मिला के और दिया जाता है कि उसको भी सिप बाय सिप आप घोट घोट करके ले और थोड़ी देर मुंह में रखें। क्योंकि जितनी देर आपकी वो ग्लोब्यूल्स में या दवाइयां दी जाती है मीठे दाने में, कि जितना आपके मुंह में रहेगी दवाई तो वहीं से उतना बेटर है वो एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्प्शन यहीं से एब्जॉर्ब होगा। और आप समझ सकते हैं कि जितना आपका मुंह जो है उसमें कोई एसेंस नहीं होगा, कोई फ्लेवर नहीं होगा, पहले से कोई सुगंधित चीज आपने नहीं खा रखी है, तो उसका एब्जॉर्प्शन उतना बेटर वे के अंदर होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वो रहता है। इसलिए अक्सर हम लोग कहते हैं कि बहुत तेज जो स्मेल वाली या गंध वाली चीजें उनका थोड़ा सा परहेज रखा जाए। और सेकेंडली रूटीन में आप जो होता है डे टू डे जो आप घर में खाना खा रहे हैं वो खाएं, उसमें कोई परहेज की जरूरत नहीं होती है। और जब भी आप दवाई ले रहे हैं तो एक ये देख लें कि सपोज आपने ब्रेकफास्ट 9 बजे लिया है मॉर्निंग में 9 AM, तो बेटर है कि उस आपको अगर मेडिसिन लेनी है तो 30 मिनट्स के गैप से या तो पहले ले लें कभी भी। तो 9 बजे मैंने ब्रेकफास्ट लिया है तो 8:30 से पहले मैं कभी भी ले लूं, या 9 बजे ब्रेकफास्ट ले लिया तो 8:30 के बाद में मैं कभी भी ले लूं। और जब भी लूं तो उससे पहले एक बार थोड़ा सा पानी की 2 घूंट पी के अपना मुंह थोड़ा कुल्ला वगैरह कर लिया कि मुंह हमने क्लीन हो गया, फिर आप अपनी मेडिसिन ले लें। कुछ परहेज की बात आप समझ सकते हैं, जैसे खट्टा दही वगैरह की। कॉफी सर, मैंने कॉफी का सुना। कॉफी बंद, अब हम जैसे लोग कॉफी पीते तो सर कॉफी बंद करवा देंगे आप। जी। कॉफी के लिए थोड़ा सा रहता है, कॉफी को हम लोग यूनिवर्सल एंटीडोट कहते हैं। और उसके अलावा आप चाय ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और इन मेडिसिन को मतलब बेसिकली जितना मुंह हमारा क्लीन होगा तो उतना बेटर, उतना अच्छे से ऑब्जॉर्प्शन होगा मेडिसिन का और उतना अच्छा इफेक्ट करेगी। सर एक चीज आपसे जाननी चाहती थी मैं
कि ये जो मेडिसिन है ये देने के बाद में कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि बीमारी पूरी तरह से क्योर हो जाती है? मतलब एलोपैथी के अंदर हम ये सोचते हैं कि 5 दिन का ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया है तो वो मोस्ट प्रोबेबली उसका ठीक हो जाएगा अगर वो एक्यूट डिजीज है तो। जी तो सर एलोपैथी में ये कॉन्सेप्ट है, तो होम्योपैथी में सर किस तरीके से ये मेडिसिन कितनी जल्दी इफेक्ट करती है वो बताइए जी सर। देखिए, ये डिपेंड करता है कि डिजीज क्या है। सपोज सीजनल डिजीज है, कोई एक्यूट कंडीशन है, जैसा आपने भी बोला कि वायरल हो गया है, तेज बुखार हो गया, खांसी है अभी बहुत चल रही है। जी सर। तो अगर इस तरह के केसेस आ रहे हैं तो नेचुरली जो एक्यूट कंडीशन है वो तुरंत ठीक हो जाती है। 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, डिपेंडिंग की कैसी डिजीज है क्या है। लेकिन एक्यूट केसेज से भी ज्यादा हमारे पास, अगर डे टू डे मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो मैंने देखा क्रोनिक केसेज हमारे पास बहुत ज्यादा आते हैं। ओके। होम्योपैथी में अक्सर वो केसेज ज्यादा आते हैं जो लगता है अब कहीं भी ठीक नहीं हो रहे हैं, हमारे पास वो केसेज ज्यादा आते हैं। अच्छा। तो ऑलरेडी कई सालों से, जैसे हम अभी माइग्रेन की बात कर रहे थे कि मुझे सब 5 साल से माइग्रेन है, 10 साल से है, मैं कई तरह की पिल्स से टैबलेट्स ले रहा हूँ, कई बार हॉस्पिटल में एडमिट भी होते हैं, इंजेक्शन भी जाके लगवाते हैं, तब हमारा माइग्रेन ठीक होता है। सोराइसिस के केसेज हो गए। तो ये इस तरह के जो केसेज हैं जो क्रॉनिक है, कई सालों से चल रहे हैं, तो नेचुरली ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता ही है। तो सर मैंने ये सुना है कि मतलब जो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट है वो 6 महीने 8 महीने इतना लंबा भी चल जाता है सर, ये सही है? जी बिल्कुल सही है, बट ये सही वहां है जहां डिजीज वैसी है। जैसे हम बात कर रहे हैं सोराइसिस की, हाँ। या माइग्रेन की, जो हम लोग अभी बार बार जैसे बातचीत चल रही है, तो अगर इस तरह के केसेज हैं जो कई वर्षों से पेशेंट को ऑलरेडी है, तो नेचुरली इस चीज को थोड़ा ठीक होने में टाइम लगता है। बट अभी मेरे पास मान लीजिए एक पेशेंट आया कि सर मुझे कल से फीवर आ रहा है, खांसी आ रही है, तो अगले 2-3 दिन में उसको ठीक होना है। ओके। तो एक्यूट कंडीशन है तो तुरंत ठीक होगा, और जो क्रोनिक कई वर्षों से कोई डिजीज चल रही है तो नेचुरली दैट इज गोइंग टू टेक टाइम। ओके, मतलब जो एलोपैथी में जिस तरीके से काम करता है उसी तरह से होम्योपैथी में भी काम करता है, और वो 100% चांसेस है अगर आप एक्यूट कंडीशन में टाइमली डॉक्टर के पास में चले गए तो वो जल्दी क्योर हो जाएगा, और जो क्रॉनिक डिजीज है वो लंबा टाइम लेगा। तो सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, और बहुत सारे जो डाउट्स होम्योपैथी और एलोपैथी को लेके हमारे मन में थे वो सर ने काफी हद तक क्लियर किए। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद में हम और बहुत सारी बीमारियों से रिलेटेड सर से बातें करेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 125,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है वापस से हमारे शो चैनल 24 प्लस न्यूज के मैडी टॉक शो में। तो हम अभी बात कर रहे थे डॉक्टर रावत चौधरी साहब से, जिनको BHMS हैं जो, और जिनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस है होम्योपैथी की दुनिया में। तो डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर हम कहते हैं कि होम्योपैथी की तरफ हमको 100% स्विच करना चाहिए और वो बहुत अच्छे से बिना कोई साइड इफेक्ट दिए पेशेंट क्योर हो जाता है? जी देखिए, बेसिकली तो हम बात करें तो ये कंप्लीट पैथी है। तो नेचुरली पैथी है तो हर बीमारी का इलाज तो होगा ही जी। और जो एक होम्योपैथ होता है वो अपने आप में हर तरह का स्पेशलिस्ट है। सपोज मैं मेरे चैम्बर में बैठा हूं तो मैं देखता हूं कि मैंने पहला जो मेरा पेशेंट है, हो सकता है कि बच्चा आ जाए
2 साल का, तो मैं पीडियाट्रिशियन बन गया। ओके। और थोड़ी देर बाद में हो सकता है मेरे तो पास सर इसमें भी तो स्पेशलिस्ट जिस तरह से जी। एमडी बनते हैं उस तरह से इसमें भी होते होंगे। जी, नहीं, इसमें ऐसा? नहीं, इसमें नहीं। ओके। बिकॉज़ होम्योपैथी हमने भी थोड़ी देर पहले बात की थी, होम्योपैथी इज़ साइंस ऑफ सिम्पटम्स, लक्षणों की। ओके। हमारे यहाँ बीमारी को नाम नहीं दिया जाता, उसके जो लक्षण या सिम्पटम्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट किया जाता है। तो जी जो सर। सिम्पटम्स होते हैं, वो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारा सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन होता है। जी। तो हम लोग पीडियाट्रिशियन होते हैं, थोड़ी देर बाद में एक 15-16 साल का बच्चा आ गया, एक में पिंपल्स लेके आ रहे हैं, तो हम स्किन स्पेशलिस्ट बन गए। ओके। थोड़ी देर में एक 20 साल की लड़की आ गई कि पीसीओडी है, इर्रेगुलर पीरियड्स है, हार्मोनल इश्यूज है, हम गायनेकोलॉजिस्ट बन गए। उसके बाद के अंदर थोड़ी देर में मान लीजिए कि कोई दूसरे एज आ गए कि सर प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तो हम यूरोलॉजिस्ट बन गए और उनके लिए होम्योपैथिक सर्जन भी बन गए। ओके। कोई फीमेल्स आ गए, मेनोपॉज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, यूट्रस के फाइब्रॉइड्स हैं, तो उनके लिए हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट बन गए। तो नेचुरली ये कंप्लीट पैथी है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, तो हर बीमारी का इलाज किया ही जाता है। लेकिन अब फिर भी अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे हैं केसेस या कुछ ऐसी हैं आप कह सकते हैं जहां पर कि माना जाता है कि वहां पर होम्योपैथिक मेडिसिन को एक रूटीन में धारणा है कि यहाँ पर तो होम्योपैथिक मेडिसिन लेना ही चाहिए, और उसमें मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा फेमस है वो स्किन के केसेस है। ओके। कि एक आम आदमी ये मानता है कि अगर कोई स्किन डिजीज है तो उसके लिए आपको होम्योपैथिक मेडिसिन ही तरफ जाना चाहिए। उसके बाद बहुत सी सर्जिकल कंडीशंस है जिसके पर्टिकुलरली अगर मैं राजस्थान में बात करूं, बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, जैसे किडनी स्टोन, गुर्दे की पथरियां। तो बेसिकली ये सर्जिकल कंडीशन होती है, लेकिन वही दूसरी तरफ अच्छी बात है कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर में बहुत बड़ा आपका स्टोन्स नहीं है, तो होम्योपैथी में बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है जो आपको गुर्दे की पथरी में मतलब जो होता है, लोग बहुत आते हैं, सर्जरी से बचा सकती है। पाइल्स फिशर के जो केसेस है वहां पे सर, तो वो जो पथरी है, जो स्टोन है, भले 10 mm तक कितना भी mm है, वो कंप्लीट मेडिसिन से निकल जाता है, उसमें कोई किसी तरह की फ्लश थेरेपी या कोई भी वो देने की जरूरत नहीं है, आईवी मेडिकेशंस की जरूरत नहीं है। रीनल स्टोन जो सर ने बताया, किडनी का जो स्टोन है उसके अंदर डायरेक्ट जो ये मेडिसिन है, ओरल मेडिसिन, वो इतनी इफेक्टिव है कि वो उसको पिघला के और निकाल देती है। ओके जी, देखिए होता क्या है कि जैसे किडनी स्टोन ही है, किडनी स्टोन के अंदर आप देखेंगे कि कई बार आपका 7 mm, 8 mm, 10 mm तक के स्टोन भी इजीली पास आउट हो जाते हैं। कई बार होता है कुछ इमरजेंसी कंडीशन ऐसी बन जाती है, छोटा सा स्टोन है, 5 mm ही है, लेकिन ये अटक गया, ओके, तो फिर देन आपको नेचुरली सर्जिकल कंडीशन बन गई। बट अच्छी बात ये भी कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इस साइज के स्टोन्स में ज्यादा इमरजेंसी कंडीशंस नहीं होती, कभी कभार थोड़ा पेन होता है जो बेरेबल होता है या मैनेजेबल होता है। तो इस तरह के केसेस के अंदर आपको ज्यादातर केसेस में अगर बहुत बड़े स्टोन्स नहीं है तो सर्जरी से आप बच सकते हैं। फिर पाइल्स और फिशर बहुत कॉमन कंडीशंस है, यहाँ के लोग बहुत स्पाइसेस, मिर्च मसाले खूब खाते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर आपको सर्जरी से बचा सकती है। बच्चों के अंदर बहुत कॉमनली अपने को देखने को मिलता है टॉन्सिल्स, तो बड़े हुए अगर टॉन्सिल्स है, इवन एडेनोइड्स जो है, यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है, जहां आपको सर्जिकल जो कंडीशंस होती है उनसे बचा सकती है। और थोड़ा मेल्स के अंदर अगर हम बात करें एक एज ग्रुप के बाद में, तो जो बीपीएच या प्रोस्टेट का जो बढ़ना होता है, वहां भी आपको ये बहुत से केसेस में सर्जरी से बचा सकती है। इसी तरह से न्यूरोलॉजिकल जो भी केसेस है, वहां पे होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। और मेल एंड फीमेल जो हार्मोनल हेल्थ है, पीसीओडी और जो इनफर्टिलिटी वगैरह केसेस है, यहाँ पर भी होम्योपैथिक चिकित्सा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पाई गई है। सर ने कितनी बड़ी बात बता दी। पहले तो बताया कि हम ऑल इन वन है, मतलब सारी बीमारी और हम अकेले काफी है, अलग से जाने की जरूरत नहीं है कि हमें एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना है, कि हमें फिजिशियन के पास जाना है, कि हमें सर्जन के पास जाना है। जी सर। और फिर सर ने बहुत बड़ी बात बता दी कि भाई हम जो सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ जो डॉक्टर्स हमें एलोपैथी वाले बोलते हैं कि इसमें सर्जरी की जरूरत पड़ेगी, उसको भी हम काफी हद तक खाली ओरल मेडिकेशन से क्योर कर सकते हैं, है ना सर। सर्जरी जिसमें हेमरॉइड्स बता रहे हैं सर, फिशर्स बता रहे हैं, छोटे बच्चों की टॉन्सिलेक्टोमी जो है वो प्रोसीजर बता रहे हैं, मतलब कहीं करने की जरूरत नहीं है सर्जरीज। और हम जो ये छोटी छोटी सी रंग बिरंगी सी जो गोलियां हैं उससे हम क्योर कर सकते हैं। तो सर परसेंटेज काफी हद तक है कि पेशेंट क्योर हो जाएगा। सर कैंसर के अंदर कितना इसमें इफेक्टिव है सर ये ट्रीटमेंट? कैंसर देखिए बहुत तेजी से फैलता जा रहा है नेचुरली, और कैंसर के अंदर मैंने देखा कि हमारी जो मेडिसिन है, नेचुरली कैंसर एक ऐसी डिजीज होगी कि जिसमें क्लेम कुछ नहीं किया जा सकता है, कि कभी हम क्लेम तो एडवांस में कर ही नहीं सकते। बट हाँ, बहुत से पेशेंट्स हैं जो हमारे पास अभी पर्टिकुलरली आ रहे हैं कैंसर के लिए भी और किसी भी तरह के कैंसर के लिए,
तो वहां हमने देखा कि जहां भी हमने सपोर्टिव या आपका जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चल रहा है उसको हम कभी भी बंद करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं देते हैं। आपका जो भी ट्रीटमेंट है जिस स्टेज में भी है हम हमेशा एटलीस्ट मैं मेरी बात करूं मैं कहता हूं आप कंटिन्यू रखें। साथ के अंदर एज ए सपोर्टिव आप होम्योपैथिक मेडिसिन को स्टार्ट करें। और हमने देखा कि जहां पर भी हमने साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन स्टार्ट किए पेशेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। उनका जो डिजीज का प्रोग्रेशन था या जो बीमारी बढ़ रही थी अगर हम रूटीन की भाषा में बात करें तो उस पर एक ब्रेक लगता है कि आगे बीमारी फैले नहीं। उसी के साथ के अंदर उसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। ओवरऑल पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव होने लगती है। और बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां बहुत ही अच्छा हमें ओवरऑल फायदा देखने को मिला है। तो कैंसर के अंदर मेरी सलाह रहेगी कि होम्योपैथिक मेडिसिन आप साथ में जरूर शुरू करें। जी, मतलब एज अ सपोर्टिव थेरेपी जी हमको होम्योपैथी भी यूज करना चाहिए। सर इसमें लाइफस्टाइल में जो कोई चेंजेस, कोई एक्सरसाइज, कोई वॉक, कोई किसी तरह का दैनिकचर्या में कोई भी आप बदलाव लाने के लिए पेशेंट्स को सलाह देते हैं क्या कि आप एक्सरसाइज पे जाइए, इन मेडिसिन के ले रहे हैं तो वॉक कीजिए, थोड़ा वेट जो पुट ऑन किया है उसको कम कीजिए, कोई किसी तरह का दैनिक जो हमारी दिनचर्या है उसमें कोई चेंजेस बताते हैं? देखिए मैं मेरे क्लिनिक पे जो लोग आते हैं उनसे भी यही बात करता हूँ। इनफैक्ट मैं बात कर रहा था हमारा यूट्यूब चैनल भी है वहां पर भी काफी वीडियोस वगैरह चलते हैं, लाइव सेशन भी कई बार होता है। और क्लिनिक पे आने वाले लोगों को मैं भी यही कहता हूँ, मेरा पर्सनली ऑब्जर्वेशन है कि आज मेजोरिटी ऑफ द जो डिजीजेज है वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। ज्यादातर बीमारी वो आपकी लाइफ स्टाइल के कारण हो रही है। अगर हम हमारी बेसिक लाइफ स्टाइल को इंप्रूव कर लें तो बहुत सी बीमारियां आपको होगी नहीं, हम उनसे शुरू में ही बच जाएंगे कि वो बीमारी नहीं होगी। और अगर कोई बीमारी हो गई है और उसके बाद भी अगर इस तरह हम वापस ध्यान दें और हमारी बेसिक लाइफ स्टाइल को हम लोग इंप्रूव करें तो जो बीमारी है उसको आपको मेडिसिन भी जहां नीडेड है सपोर्ट लीजिए। और साथ के अंदर आप लाइफ स्टाइल अगर इंप्रूव करेंगे तो बहुत सी बीमारियां ठीक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बात कर रहे थे जैसे पीसीओडी एक कंडीशन जो बहुत ही नॉर्मल फीमेल्स में बहुत कॉमन। अब पीसीओडी का अगर हम देखें तो अभी जो पहले वाली जनरेशन थी आज से अभी जो बच्चियां हैं अगर उनकी मम्मी आप देखें, मम्मियां दादी नानी वगैरह तो कोई पीसीओडी नहीं था ही नहीं पीसीओडी नाम का। अब कई बार कहते हैं कि नहीं साहब वो डायग्नोसिस नहीं होता था, बट डायग्नोसिस नहीं आप कोई भी मैंने देखा कि अभी भी अगर कोई बच्ची आ रही है और उसकी मम्मी 35 प्लस एज ग्रुप में है या 40 प्लस एज ग्रुप में है तो किसी से पूछिए किसी को कभी कोई पीरियड्स की प्रॉब्लम नहीं थी या कोई दूसरे इश्यूज थे ही नहीं। हाँ, क्योंकि वो लोग हार्ड वर्क करते थे ना। जी, तो उनका जो पहली बात तो जैसा आपने बताया हार्ड वर्क, फिजिकल एक्टिविटी दिन भर जो होता है कि शारीरिक काम करते थे, स्कूल में जो जाते थे तो स्कूल में खेलते थे, घर पे आके खेलते थे, टीवी या मोबाइल जो स्क्रीन टाइम नहीं होता था। तो फ्री होती बच्चों को शाम को बुलाना पड़ता था घर में पकड़ के पेरेंट्स आ जाओ। सही है। और जब घर पे आए हैं तो आपको खाने को जो है हमेशा नेचुरल फूड्स मिलता था जी। आप दही ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं और घर का जो शुद्ध सात्विक भोजन जो हम बोले, कोई तो मार्केट का आजकल जो सो कॉल्ड फास्ट फूड्स, स्ट्रीट फूड्स, पैक्ड फूड्स ये सब नहीं था। तो अभी ये जस्ट अपोजिट हो गया है। बच्चे जब पैदा हो रहे हैं तब से नूडल्स खिलाए जा रहे हैं, बिस्किट्स खिलाए जा रहे हैं। पहले बच्चे को जब भूख लगती थी तो उसको फ्रूट्स देते थे, अब कहते थे बेटा आप ये खा लो वो खा लो, है कि नहीं। तो ये जो ईटिंग तेजी से चेंज हुई, लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये दोनों लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। अब इसके कारण आपको वेट पुट ऑन होने लगता है, आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है, अल्टीमेटली आपको पीसीओडी होगी जी। पीसीओडी हुई तो आपको हार्मोनल इम्बेलेंसेज हो गए, आपके इरेगुलर पीरियड्स हो गए। जब ये हो गए तो कुछ समय बाद आप जब मैरिड लाइफ में जा रहे हैं तो आपको इनफर्टिलिटी होगी। अब आपको कहते हैं सब आईवीएफ कराओ, अब आईवीएफ फेल हो गया, अब आप ये कराओ। तो बेसिक जो रूट कोज आप देखें तो लाइफ स्टाइल है। तो ये बेसिक चीजें अगर लाइफ स्टाइल नेचुरली और हर डिजीज के लिए होता है, बाकी बेसिक लाइफ स्टाइल से तो बहुत सी बीमारियों से बच ही सकते हैं जी। तो होम्योपैथी हो चाहे आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो, तीनों जो पैथीज है वो हमें हमारी लाइफस्टाइल जो है, जो दैनिक दिनचर्या है हमारी, उसको हमेशा थोड़ा वॉक, थोड़ा एक्सरसाइज ये रिकमेंड सभी डॉक्टर्स करते हैं। तो हमें अपने जो दिनचर्या है उसमें ये छोटे छोटे बदलाव लाने की जरूरत है। और मेडिसिन बहुत बाद का ट्रीटमेंट है और जो सर्जिकल प्रोसीजर वो उससे भी बाद का ट्रीटमेंट है। तो सर ने हमें बहुत अच्छी बात बताई है कि हमें हमारे जो दैनिक दिनचर्या है उसमें वॉक और एक्सरसाइज जो है वो बहुत जरूरी है करनी। सर एक मैंने हाइट के लिए सुना था कि जो होम्योपैथी वाली मेडिसिन है वो लेने से हाइट बहुत जल्दी बढ़ जाती है, जो आजकल छोटे बच्चों में बहुत जल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल आ जाती है, चाहे मेल है प्यूबर्टी आ जाती है उनमें, तो बहुत जल्दी
इसमें बच्चों की जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है। तो सर जी। होम्योपैथी का सुना था मैंने कि बच्चों की ग्रोथ बहुत जल्दी बढ़ने जी, लगती है, तो जी, सर जी। ये कहाँ तक इफेक्टिव है? जी मैं प्रैक्टिकली अगर बात करूं मेरे क्लिनिक पे तो नेचुरली बहुत से बच्चे हैं, बच्चों को पेरेंट्स लेके आते हैं और जैसा आपने बोला कि अभी जो होता है कि बच्चों में बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल जैसा जी। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि बर्थ से ही खाना पीना और फिजिकल एक्टिविटी जो है बिल्कुल बच्चों की चेंज होगी। हम्म। तो गर्ल्स में जो होता है कि और बॉयज में दोनों में जो होता है कि चेंजेस पहले आने लग गए, तो उसके कारण उनकी हाइट भी जो होता है कि थोड़ा जल्दी रुकने लग गई। जी। और इसके अंदर होम्योपैथी में काफी अच्छी मेडिसिन आती है और जो इसमें काफी फायदेमंद है और हमने बहुत से बच्चे हैं जिनको पेरेंट्स है जो लेके आए उनको मेडिसिन दी और वो बहुत तेजी से उनमें बहुत अच्छा चेंजेस उनमें देखने को मिला। हाइट ओवरऑल जो है इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी। साथ के अंदर ये जरूर मैं एडवाइस करता हूँ कि आप वापस जो है बच्चे की डाइट पे काम करें। ओके। देखें कि बच्चा घर का खाना खा रहा है, दही दूध उसको अच्छा दें और थोड़ा स्पोर्ट्स में जाए और साथ के अंदर फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें जी। बिकॉज वो आपकी ओवरऑल जब अंदर से ग्रोथ आपकी को डेवलप ग्रोथ करती को है। डेवलप करेगा, आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी हार्मोन्स बनेंगे, जी। ग्रोथ हार्मोन्स भी बनेंगे। जी। सर कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें हमें होम्योपैथी और आयुर्वेदिक पे स्विच नहीं करना चाहिए और सिर्फ उस समय हमें एलोपैथी पे जाना चाहिए? जी। क्योंकि जितना अभी तक समझ में आया, मुझे ये चीज समझ में आया कि जो होम्योपैथी है ये नेचर का काम है। मतलब आराम से आप लंबा ट्रीटमेंट लें, आराम से आप ठीक हुए, किसी तरह की हड़बड़ी हाँ, नहीं, कोई जल्दबाजी पेशेंस नहीं। पेशेंस जी। रखें तो आपको होम्योपैथी बहुत अच्छा रिजल्ट देगी विदाउट एनी साइड इफेक्ट। Yes. हाँ, तो सर कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर हमें एलोपैथी ही प्रेफर करना पड़ता है? जी देखिए ये समझने वाली बात है और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। जी। जैसे आप घर में देखें तो आपके घर में सुई की अलग जगह है, कुछ जगह चाकू काम आएगा और कुछ जगह तलवार काम जी आएगी। सही है। तो उसी तरह से जो हमारी पैथीज है ये भी सबका एक अलग अलग रोल है और बहुत सी जगह ऐसी है हमें इनको समझने की जरूरत होती है कि यहाँ मुझे होम्योपैथी यूज करना है, यहाँ मुझे आयुर्वेद यूज करना है, यहाँ मुझे एलोपैथी यूज करना है। इसलिए हमारी सरकार भी मुझे लगता है हालांकि उसको और बहुत अच्छा सुधार करने की जरूरत है। बट आप देखें कि हॉस्पिटल्स के अंदर भी आप देखें कि आपको एलोपैथिक डॉक्टर साहब भी मिलेंगे, आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब मिलेंगे, होम्योपैथी वाले भी मिलेंगे, बहुत सी जगह यूनानी डॉक्टर साहब मिलेंगे, इवन आजकल शायद नेचुरोपैथी और इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा काम चल किया रहा है। जा रहा है। तो अगर ये सारे मिलके काम करें तो जैसा हम बात कर रहे थे कि बहुत सी बीमारियों को शुरू में ही ठीक किया जा सकता है और जिनको माना जाता है कि जिंदगी भर आपको दवाइयां खानी पड़ेगी, जी। वो नहीं खानी पड़ेगी। बहुत सी सर्जरी से जैसा हम बात कर रहे थे उनसे बचा जा सकता है और जहां जरूरत होता है करने की जरूरत वहां करनी भी पड़ती है। और वापिस अगर हम इस पॉइंट पे आए शुरू में जहां आपका क्वेश्चन था, जहां भी इमरजेंसी है, ओके, हाँ बिकॉज वेन एवर देर इज एन इमरजेंसी, तो इमरजेंसी के अंदर होता है कि यस होम्योपैथी के अंदर इमरजेंसी में करने को कुछ नहीं है। सपोज किसी को सडन जो है कि हार्ट अटैक आ गया तो ठीक है, वी हैव मेडिसिन जो मेंशन वगैरह है, बट नेचुरली जो कोई भी ट्रॉमा हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, तो इस तरह की जो इमरजेंसी सिचुएशंस है और साथ के अंदर कोई भी सर्जिकल कंडीशंस है, कई बार कुछ फ्रैंक सर्जिकल कंडीशंस है, मान लीजिए कि मैं कल ही बैठा था ओपीडी के अंदर तो मेरे पास एक पेशेंट आए थे, तो पहले काफी पहले आए थे हमारे पास में, तो उनको जो है किडनी स्टोन था लगभग 10 mm का, तो हमने मेडिसिन दी, वो निकल गया। कल काफी समय बाद वापस आए वो और नई सोनोग्राफी लेके आए तो उनका स्टोन था वो लगभग 25 mm का था। और वो यूरेटर के बिल्कुल जो है वहां पर पास में जॉइंट पे था। तो बोले सर अब मेडिसिन लेना है वापस। मैंने उनको एडवाइस किया कि बहुत बड़ा स्टोन है और इसका आपको ये रिस्की है, तो अब आपको जाके इमीडिएटली आप सर्जरी करवाइए। हालांकि उन्होंने इंसिस्ट किया सर मेरे पहले भी मैंने आपकी मेडिसिन ली, मेरे निकल जाता है। मैंने कहा नहीं, वो केस अलग था और ये काफी बड़ा स्टोन है, तो यहाँ हमें सर्जरी की जरूरत है जी। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ तुरंत सर्जिकल सपोर्ट आपको चाहिए या जहां भी इमरजेंसी सिचुएशंस है, तो वहां पर होम्योपैथी की लिमिटेशंस। ओके, बहुत अच्छी बात बताई सर ने कि जो है तो ये बहुत वास्ट टॉपिक और वास्ट पैथी है, लेकिन फिर भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं जहां पे हमें एलोपैथी में जाना पड़ेगा। इमरजेंसी, जहां वर्ड इमरजेंसी आ जाता है तो यू शुड गो टू द हॉस्पिटल ओनली, चाहे वो किसी सांप ने काट लिया है, चाहे एक्सीडेंट हो गया है, चाहे हार्ट अटैक आ गया है, चाहे एकदम सर्टेन ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें हॉस्पिटल जाना है और एलोपैथी जो ट्रीटमेंट है उसको फॉलो करना है। तो सर आज आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो होम्योपैथी जो हमारी है मेडिसिन, उसके बारे में सर लास्ट में क्या मैसेज देंगे आप? जी देखिए, अभी जैसा हम लोग बात कर रहे थे, होम्योपैथी अपना आप एक संपूर्ण चिकित्सा प्रणाली है और आज विश्व की सबसे मतलब दूसरी सबसे बड़ी चिकित्सा प्रणाली है जो जर्मनी से ओरिजिन हुई
और आज जो हमारा देश है इंडिया, आप कह सकते हो कि आज होम्योपैथी के अंदर ये वर्ल्ड लीडर है। जी। आज सबसे ज्यादा, या आप कहेंगे जो सबसे बड़ा मार्केट है अगर होम्योपैथी का, तो वो इंडिया है। और इसका बड़ा कारण ये भी है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, एंड एट द सेम टाइम ये इकोनॉमिकल भी बहुत है। मतलब अगर आप दूसरी चिकित्सा प्रणालियों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उससे काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, तो अफोर्डेबल भी है, और साथ में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, मेडिसिन के कोई तरह के नुकसान नहीं है। और बच्चे तो इन मेडिसिन को मतलब घर में हंसते हंसते और पेरेंट्स को कई बार छुपा के रखना पड़ता है। मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊं, बहुत सी बार ऐसा हुआ है हमारे साथ क्लिनिक में कि बच्चा है, उसकी फादर आए, पेरेंट्स आए, दवाई लेके गए, हमने मान लीजिए 15 दिन की मेडिसिन दे दी, और नेक्स्ट डे जो होता है पेरेंट का 1-2 दिन बाद में बच्चे की मम्मी या पापा कॉल करते हैं कि सर हमारे बच्चे ने जो 15 डेज की मेडिसिन दी वो इतनी मीठी लगी, वो एक बार में खा गया। तो अब हम क्या करें? बिकॉज अब ये देखिए, वापस जो हम बात कर रहे हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ। ये उसकी सेफ्टी का मैं एक वापस आपको एग्जांपल देता हूँ। तो मुझे कुछ नहीं, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, बच्चे को खेलने दीजिए। इट इज सो सेफ, क्योंकि पूरी जो मेडिसिन बनी थी उस मेडिसिन के अंदर सिर्फ 3-4 बूंद ही डली थी जी। तो उससे कोई भी तरह का सेफ, जो हम अल्कोहल की भी बात कर रहे थे या जो हम सेफ्टी की बात, होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी सेफ है तो सभी लोग इसको आराम से ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर भी सेफ है, वहां भी दिया जा सकता है, और ओल्ड एज जो लोग हैं उनको भी लिया जा सकता है। और आजकल तो जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा होम्योपैथी का आजकल यूज काफी तेजी से बढ़ा है। सर, एक यूथ्स के लिए जो हमारे बच्चे आफ्टर 12th जो निकल रहे हैं उनके लिए सर किस तरह का कौन सा कोर्स करना पड़ता है? ये भी क्योंकि मेरे हिसाब से डिग्री कोर्स है, तो किस तरह का कोर्स करके कैसे हम एक सर नीम हकीम जो रोड साइड पे बैठे रहते हैं उसमें और एक जो क्वालिफाइड डॉक्टर होता है उसमें, उन दोनों में बहुत रात दिन का अंतर है। तो जो हमारे, अगर हमें करियर बनाना है उस फील्ड में, तो क्या कोर्स करना पड़ता है या कौन सी यूनिवर्सिटी से करना पड़ता है? सब थोड़ा सा बच्चों को बता दीजिए। देखिए, जैसे नेचुरली साइंस की बात हो रही है, मेडिकल डिग्री की बात हो रही है, तो आपको जो बायोलॉजी बैकग्राउंड होता है, इट इज जस्ट लाइक कि आप जो एमबीबीएस के लिए है, नीट के लिए है, तो उसी तरह से सेम वही आपका 12th तक का जो बैकग्राउंड है आपका बायो का बैकग्राउंड होता है, और बिल्कुल उसी तरह से एंट्रेंस एग्जाम है जो आपका नीट का एग्जाम है, वही एग्जाम होता है, और उसी में मेरिट के बेस पे ये सारे एडमिशंस होते हैं। और जिस तरह से नीट के अंदर है आपका एमबीबीएस डॉक्टर के लिए है, फिर आपका बीडीएस डॉक्टर साहब के लिए है, आयुर्वेद के लिए है, होम्योपैथी, सेम वही पैटर्न है, वही सिलेबस है, और उसी तरह से काउंसलिंग होती है। और जो ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है, इस डिग्री को बीएचएमएस कहा जाता है, जो 4.5 तो आपका थ्योरी होता है और 1 साल का आपका इंटर्न या जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती है, तो टोटल आप देखें तो 5.5 यानी 5.5 साल का पूरा डिग्री कोर्स है। और जो बुक्स या जो सिलेबस की हम बात करें तो ऑलमोस्ट वही है, बुक्स और ऑथर्स और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम वही है जो कि आपको एमबीबीएस में पढ़ाया जाता है जी। सेम बुक्स और काफी हद तक ऑथर्स और बुक्स भी सेम ही चलती है। जो आपकी एमबीबीएस में चलती है वही बीएचएमएस में चलती है, और इसकी जो स्टडी होती है वो भी इंग्लिश के अंदर ही होती है, बिकॉज सेम ऑथर सेम बुक्स है। बस जो आपकी ड्रग्स की बात आती है, जो मेडिसिन की बात होती है, वो यार चेंज हो जाता है। हाँ, उसकी प्रिपरेशन और वो सारा वो सब चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ मेडिसिन का नाम एकोनाइट है, नेट्रम्यूर है, वो बिल्कुल डिफरेंट है, साइलिसिया है, और वहां पर आप जो है अलग अलग मेडिसिन अलग होती है, बाकी सब सेम है। सही है। तो सर ने बता दिया कि आपको बीएचएमएस बनना है तो कैसे बनना है। एक जो मेडिकल साइंस है जो जर्मनी से आके इंडिया के अंदर इतनी पॉपुलर हो गई, और जिस तरह सर ने बताया कि वो इंडियंस बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो वो इफेक्टिव है तभी इंडियंस यूज कर रहे हैं। इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है उसमें वो इफेक्टिव है, क्योर हो रहे पेशेंट्स, और उसके साइड इफेक्ट नहीं है, स्पेशली आफ्टर कोरोना सर। कोरोना के बाद में लोगों ने इस मेडिकल साइंस को ज्यादा प्रभाव में लाया है, क्योंकि उस समय जो एलोपैथी के अंदर सभी लोग बोल रहे थे कि आप आयुर्वेदिक लो या होम्योपैथी लो, तो कोरोना में सर ये ज्यादा इफेक्टिव साबित हुई है। नो डाउट, मैंने भी देखा ये कि पोस्ट कोविड, जो कोविड का टाइम पीरियड था, तो नेचुरली चारों तरफ एक निराशा का माहौल था, होपलेस थे जो भी केसेस थे, तो नेचुरली मेडिसिन भी आ रहे थे, ड्रग्स भी आ रही थी, इंजेक्शन भी आ रहे थे, बट कुछ भी श्योरिटी के साथ कहीं कुछ नहीं किया जा रहा था। वो जस्ट कि ठीक है कि सिम्टोमेटिकली सारी चीजें चल रही थी। और उस टाइम होम्योपैथी, जो कोविड का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम के अंदर होम्योपैथी का बहुत ज्यादा यूज हुआ। लोगों ने होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ को तो बहुत ज्यादा एज ए प्रिवेंटिव यूज किया, और हमारी गाइडलाइन भी आई जिसके अंदर आर्सेनिक एल्बम बहुत ज्यादा यूज की गई एज ए प्रिवेंटिव। और जैसे ही इन्फ्लुएंजा हो रहा है, फ्लू हो रहा है, तो उसमें प्रिवेंटिव एज वेल एज क्योरेटिव दोनों जगह आर्सेनिक एल्बम बहुत ज्यादा यूज हुई।
फिर एसपीडियोस्पर्मा था जो हम्म। कोरोना या कोविड का जो टाइम पीरियड था, उसके अंदर ये मेडिसिन बहुत ज्यादा यूज हुई, लोगों ने बहुत ज्यादा यूज की। जी जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन जो जिनका फॉल हो रहा था। उसके अंदर इस मेडिसिन का बहुत ज्यादा यूज किया गया एंड इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखे गए। तो वो टाइम पीरियड था जब लोगों ने प्रैक्टिकली उस इमरजेंसी के अंदर, हाँ वो जो सही। इमरजेंसी सिचुएशन थी, तो लोगों ने उस टाइम में होम्योपैथी को बहुत ज्यादा यूज किया जी और उससे एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड हुआ कि यहाँ कुछ वर्क नहीं कर रहा बट ये मेडिसिन ये यहाँ पे काम वर्क कर रही है, सही जी। बात है। तो वो जो एक टाइम पीरियड था वो होम्योपैथी का लोगों में एक्सेप्टेंस और हम बोले कि अवेयरनेस दोनों चीजों के लिए बहुत ज्यादा रहा। तो ये एक जो होम्योपैथी जो वर्ड है, ये बहुत ही वाद विवाद और उससे घिरा हुआ था कि भाई हमें एलोपैथी लेना चाहिए, होम्योपैथी लेना चाहिए, आयुर्वेदिक लेना चाहिए। तो जो हमारे डॉक्टर साहब है, जो बहुत ही प्रशिक्षित, एक्सपीरियंस्ड, और उन्होंने अपने जो जीवन काल को, जो बचपन में होम्योपैथी की 2 गोली ली, उससे ये इंस्पायर होके डॉक्टर बने और इतनी सारी अपने जो एक्सपीरियंस शेयर किए हमसे, तो उसके लिए हमारे डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। डॉक्टर साहब, एक आप हमारे दर्शकों को जाते जाते एक बार वापस बता दीजिए कि आपका क्लिनिक किस तरफ है, और सर का जो इंस्टाग्राम पेज है वो भी है, यूट्यूब पे भी सर के हैं फॉलोअर्स। तो सर थोड़ा सा आपके बारे में बता दीजिए डॉक्टर साहब जी। को, चलते चलते दर्शकों को, जी। कि आप कहाँ देखते हैं पेशेंट्स। एज ऑन टुडे अपना क्लिनिक जोधपुर के अंदर है, जो राजस्थान में नेचुरली जोधपुर, और जोधपुर के अंदर शास्त्री नगर में एमडीएम जो मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल है, उसके पास में पूरा मेडिकल मार्केट है। तो जी। वहां पर यूआईटी शॉप नंबर 99 पर यश होम्योपैथिक सेंटर फर्स्ट फ्लोर पे ये हमारा क्लिनिक है। और एज ऑन टुडे इंडिया में कोई दूसरी जगह ब्रांचेस भी नहीं है। जी और हमारे पास क्योंकि कई बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग हैं, तो बहुत से पेशेंट्स आते हैं कि सर आपकी जयपुर क्लिनिक में दिखाया, दिल्ली में दिखाया, पुणे ब्रांच में दिखाया। एज ऑन टुडे जोधपुर के अलावा कहीं ब्रांच नहीं, बट हाँ जल्दी कुछ जगह हम लोग ब्रांचेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हमें यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर पे यूट्यूब चैनल है, वहां पर देख सकते हैं। जी फेसबुक पर भी इसी नाम से हमारा पेज है, और इंस्टाग्राम पर भी डॉक्टर रावत चौधरी या यश होम्योपैथिक सेंटर आप सर्च करेंगे तो वहां पर भी हमारा पेज है। ओके, ये थे रावत चौधरी सर, जो एक फेमस होम्योपैथिक है। और आज के लिए शो में बस इतना ही। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी यूजफुल जानकारी देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट शो में इसी तरह से नए चिकित्सक के साथ में। मैं रीना शर्मा आज के लिए बस इतना ही, अलविदा लेती हूँ। धन्यवाद। Suresh Rathi Group, one of the leading broking houses in the country, offers a wide range of financial services and wealth management solutions to retail and high net worth individuals. We have a glorious track record of service to the investors since 1981. The group has a membership in BSE, NSE, F&O, currency derivatives, and CDSL. We have a network spread across 40 plus cities and operating from 110 plus locations and serving 1,25,000 clients. For more information, please call us on our toll-free number 1-800-120-2484